अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? लेक्चर 73 स्टार्ट करते हैं जी, पार्ट बी। करेक्शन ऑफ एरर चले जा रहा है, तंग आ गए, इसलिए आज ना थोड़ा कम रखेंगे इसको। कुछ ये कर लेंगे, कुछ IS 20 के कोई एक दो MCQ, थोड़ा सा टेस्ट तो चेंज करें ना, अब ये मुंह पड़ गया असल में। अच्छा जी, आपको मैंने दिया था होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 5, ये दिया था, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आपको यहाँ से ये उतार लूँ ना, इसमें कोई अगर सवाल है तो वो पूछ लेना। नंबर 4, कॉन्ट्रा को तो नहीं मसला आपको? एक कॉन्ट्रा की एडजस्टमेंट की वजह से मेरे ख्याल में आप कब से सवाल की रोला डाला हुआ आपने, लास्ट में कॉन्ट्रा ही होनी है। अच्छा चलें, 1 बाय 1 लास्ट एडजस्टमेंट कॉन्ट्रा वाली होगी, मुझे लगता है इस सवाल में कॉन्ट्रा था। चलें जी, क्वेश्चन 4 में एक आधी एडजस्टमेंट ताकि ये टिक हो क्वेश्चन, और उसके बाद कोई है ही नहीं। सुभान अल्लाह। द ट्रायल बैलेंस ऑफ ईस्टर्न शोड अ शॉर्ट क्रेडिट ऑफ इतने। शॉर्ट क्रेडिट का मतलब पता है क्या है? अगर सस्पेंस बनाना पड़े तो क्रेडिट साइड शॉर्ट थी, तो ये सस्पेंस 62 64 क्रेडिट साइड पे लिखा गया होगा। अगर बनाना पड़े तो मैंने कहा बता दूं। ओके, ये समझ आती है बात? क्रेडिट, शॉर्ट क्रेडिट, ट्रायल ने क्या शो किया जी? शॉर्ट क्रेडिट। अगर शॉर्ट क्रेडिट था, क्रेडिट साइड पे शॉर्ट था ना बैलेंस, तो पूरा करने के लिए उसको क्रेडिट साइड पे लिखोगे, ऐसा ही है। तो अगर लिखना पड़े तो इस तरह से। ओके, सस्पेंस का बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट वाला। अच्छा चलो, पता नहीं रिक्वायरमेंट क्या थी, लेकिन ये अगर ज़रूरत पड़े तो आए कहते हैं अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन फॉर द डिफरेंस एंड, वो मैंने भी लिख दिया, एंड द प्रॉफिट वाज देन कैलकुलेटेड, और उसके बाद प्रॉफिट जो कैलकुलेट हुआ वो 956 180 का। ठीक है। द फॉलोइंग एरर्स एंड एडजस्टमेंट्स वर डिस्कवर्ड सब्सिक्वेंटली। 1 में किसी को मसला, 2 में बोलते कितने बच्चों ने सवाल किया हुआ है ये, ताकि मुझे तसल्ली तो हो गई नो सर का मतलब वाकई नो है। एवं तेरी ना जान चढ़ाओ आगे चलाओ, ये वाला ना हो। ठीक है जी, कोई मसला इसमें? जैसे 2 में, 3 में किसी को भी हो ना तो दूसरे की नो से परेशान नहीं होना, आपने पूछ लेना। लेकिन सिर्फ वो बच्चे, इंसाफ कीजिएगा मेरे साथ, ना इंसाफ़ी ना कीजिएगा, इस वक्त मेरी तबीयत आज सही नहीं है। तो इंसाफ का तकाजा ये है कि जिसने सवाल अटैम्प्ट किया हो वो पूछे, बस। कोई मसला है तो किसी और की नो से परेशान नहीं होना, आपने 10 बार पूछे, कोई मसला नहीं अगर आपको मसला है तो, पर सवाल अटैम्प्ट किया हो तो। G4 एडजस्टमेंट में कोई मसला बेटा? 5th में, 6th में, 7th में, 8th में? अच्छा, एक को नहीं, काफियों को। जी बेटा, हाँ तो ये सेकंड तो बड़ी देर से गुजरी, चलो पढ़ लेते हैं। पढ़ ना लें, मैंने नहीं पढ़ी हुई। स्टोर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 8100, हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 3600, वॉज सोल्ड फॉर 2500। यानी कि होना चाहिए था कुछ ऐसे कि स्टोर इक्विपमेंट आपने क्रेडिट करना था, कितने से? कॉस्टिंग 8100 है ना, हैविंग बुक वैल्यू ऑफ, तो अक्यूमुलेशन निकालने के लिए 8100 माइनस 3600, यही है ना उसकी बुक वैल्यू। तो अक्यूमुलेशन निकल आएगी दोनों के डिफरेंस से। जी कितना? 4000। अच्छा, वॉज सोल्ड फॉर 2500। गेन है लॉस है? लॉस है, ऊपर जगह नहीं डेबिट की बची, चलो दरमियान में कर लें जी। प्रॉफिट एंड लॉस में 1100। अच्छा, ये तो ओरिजिनल एंट्री हमने की ना। नेक्स्ट, कैश वॉज डेबिटेड एंड स्टोर इक्विपमेंट वॉज क्रेडिटेड। कैश, अजीब सी बात। अच्छा, कैश वॉज डेबिटेड, वो तो फिर सही है, कैश तो इतना ही आना था, ठीक है। और स्टोर इक्विपमेंट वॉज, शायद ये इसकी थोड़ी सी वीकनेस है, इसको शायद ये कहना चाह रहा है कि स्टोर इक्विपमेंट को हमने अभी रॉन्ग एंट्री की जगह इधर कोई नहीं है, ओरिजिनल। अब पता नहीं उसने सोल्यूशन में क्या किया है, लेकिन मैं इसको तो इसका मतलब ये ले रहा हूँ कि स्टोर इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया उसने, फिर दोबारा पूरी लाइन पढ़ के आनी पड़ेगी ना। स्टोर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 8100, हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 3600, वॉज सोल्ड फॉर 2500, कैश वॉज डेबिटेड।
अब कैश है कितना, एंड स्टोर इक्विपमेंट वाज क्रेडिट। अब यहां पर गड़बड़ आ गई, क्या करें? हाँ जी, क्या जहन में आती है? जी, उसने स्टोर इक्विपमेंट को क्रेडिट भी किया है, ये भी बता दिया उसने, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, क्या इस 2500 को इसने स्टोर इक्विपमेंट ने क्रेडिट किया है या डिफरेंट अमाउंट से किया है? ये अब आप जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे जी। जी, स्टोर इक्विपमेंट 2500 से डेबिट हुआ और स्टोर ये कैश 2500 डेबिट हुआ और स्टोर इक्विपमेंट 2500 से ही क्रेडिट हो गया। यही मजबूरन मुझे लग रहा है करना पड़ेगा। जरा एक बार दोबारा पढ़ें जुमला, ठीक है, जुमला दोबारा पढ़ें। सॉरी ज़रा माजरत, एक कॉल आ रही है, अभी पॉज करके मैं लेता हूँ कॉल। अभी नहीं, ये एडजस्टमेंट तो पूरी कर ही लें। एक्स्ट्रा क्लास होती है ना, तो सबको पता होता है कि इस टाइम कोई क्लास नहीं है। अब वो भी पता लग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता लोगों को। इस टाइम ही कॉल नहीं चुकी जा रही थी, मतलब स्टोर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 8100 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 3600 वाज सोल्ड फॉर 2500, कैश वाज डेबिटेड एंड स्टोर इक्विपमेंट वाज क्रेडिटेड, नो अदर एंट्रीज वर मेड। यानी फिर उसने कैश की ही एंट्री की थी। सवाल ज़रा पुराना है, अटेम्प्ट इसकी पता नहीं काफ़ी पुरानी है, बहरहाल सवाल ज़रा पुराना है, थोड़ा कमज़ोर है सवाल, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि इसमें उसने कैश डेबिट स्टोर इक्विपमेंट को 2500 से क्रेडिट किया, क्योंकि वो यही कह रहा है कैश वाज डेबिटेड और कोई और एंट्री नहीं हुई, स्टोर इक्विपमेंट को हमने क्रेडिट किया है, कोई और एंट्री नहीं हुई है। तो कोई और एंट्री नहीं की ना, वो तो ओरिजिनल था, ठीक है। तो रॉन्ग यही है, रेक्टिफाइंग एंट्री से आप बना लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन सेल प्रोसीड्स, वो भाई कह रहे हैं उसमें भी ऐसे ही होता था कि हम कहते थे जी सेल प्रोसीड्स आर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, लेट्स से, तो हम ऐसे ही तो लिखते थे। उसका मतलब ये होता था कि नो अदर एंट्री वाज, ठीक है। करें जी ज़रा पॉज, में कॉल कर लूँ भाई, पॉज कर दें ज़रा। जी बच्चों, अब आते हैं असल एडजस्टमेंट की तरफ। माजरत, पॉज का जो मामला था वो हो गया ख़त्म। अब जो कॉन्ट्रा एंट्री है, पता नहीं कॉन्ट्रा एंट्री ही है जो आखिर में बची है, जो कि आप इंट्रो में पढ़ के आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपको समझ नहीं आई। हाँ, बेटा आप ना करें, आधा नंबर कट जाएगा। कहाँ से सवाल आया है, कहाँ से सवाल आया है? हाँ कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। अभी ये भाई ने जो बात की थी, मैंने वो सबको बताई है, मुझे अच्छी लगी बात, तभी मैंने रिपीट की। लिखा होता था द सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू सेल, तो हम क्या कहते थे, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। यही उसने लिखा है कैश वाज डेबिटेड एंड इक्विपमेंट वाज क्रेडिटेड। कितने से? 2500 से। बाकी आपने अगर 2500 के बजाय 8100 ले लिया तो कोई मसला नहीं, आधा नंबर कट जाएगा, बाकी आ जाएंगे, खैर है, ठीक है। और मैंने कहा पुराना सवाल है, इतना कमज़ोर सवाल अब नहीं होता, मजबूत सवाल होता है, ठीक है। असल एडजस्टमेंट की तरफ आए, जो मुझे एक्सपेक्टेशन भी थी कि होनी चाहिए, और ये अच्छी एडजस्टमेंट थी थोड़ी सी। अब बैलेंस ऑफ 730 इन सेल्स लेजर इज टू बी ऑफसेट। आपने ऑफसेटिंग नहीं पढ़ी हुई, कॉन्ट्रा एंट्री इसको कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसकी वैसे इजाज़त नहीं होती। बेसिकली मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास मेरा एक डेटर है जिसका नाम है डेटर M, 50 रुपये, और यही एट द सेम टाइम मेरा क्रेडिटर भी है, यानी हम इससे चीज़ें ख़रीदते भी हैं, इसको चीज़ें बेचते भी हैं, और वो 30 से है, तो मुझे ये दोनों अलग अलग दिखाने ज़रूरी हैं, अकाउंटिंग ये कहती है। लेकिन ऑफ सेटिंग की इजाज़त है। ऑफ सेटिंग की इजाज़त तब है जब आप उससे प्रायर पूछ लें, ठीक है। और वो भी इसमें नहीं, मतलब बेसिकली वो कुछ 3-4 चीज़ें हैं फ्रेमवर्क के अंदर पढ़ाऊँगा जो ये इजाज़त देती हैं। जैसे स्टैंडर्ड खुद कह देता है कभी कि इसको नेट करो, जैसे मिसाल के तौर पे, हाँ जेहन में आपके आ जाएगा, हमने गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर देखा था कि आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम को अलग रखो और जो रिलेटेड एक्सपेंस उसको अलग रखो, या चाहो तो दोनों को नेट भी कर सकते हो। अब ये इसी तरह से बैलेंस शीट के अंदर भी है, आप डेफर्ड ग्रांट को अलग रखो या डेफर्ड ग्रांट को एसेट में से ही नेट करके एसेट को ही रिड्यूस कर लो। तो ये ऑप्शन स्टैंडर्ड कभी कभी खुद दे देता है। ऑफसेटिंग तो यहाँ पे और एक दो गुंजाइशें वैसे भी हैं, वो गुंजाइशें सिर्फ फ्रेमवर्क में पढ़ाऊँगा। तो बहरहाल मैं बता ये रहा हूँ कि ये दोनों अलग नज़र आने चाहिए असूली तौर पर। लेकिन अगर हमने M को फ़ोन किया और उसको कहा देखो भाई आपने हमारे देने 50 रुपये, हमने आपके देने हैं 30 रुपये,
तो नेट में यूं कह लें कि आपने हमारे 20 रुपये देने हैं। उसने कहा हाँ कह लें, जान छुड़ाएं इस बात से। तो ये तो नहीं अच्छा लगता कि आपने, जैसे मैं हमसे कहें भाई तुमने हमारे 50 रुपये देने हैं, तुम पूरे 50 रुपये लेके आओगे और हम घर से 30 रुपये लेकर निकलेंगे और तुम्हें जाकर 30 देंगे। बल्कि हम यही कहते हैं कि यार 50 हमने तुमसे लेने थे, 30 हमने तुम्हारे देने से, आप 20 घर से लेकर निकलो और हमें 20 दे जाओ, नेट हो गया काम। तो ये उससे इजाज़त ले ली जाती है ना, जब दोनों पार्टियों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कॉन्सेंट होना ज़रूरी है। जब म्यूचुअल कॉन्सेंट हो जाए तो ऑफ सेटिंग हो सकती है। ठीक है, ऑफ सेटिंग किससे होती है? अब यही बात ये इस एग्जांपल से देख लेते हैं पहले, बाद में पीते हैं। अब मैं कहता हूं कि ये ऑफ सेटिंग करवा दो, आप लोग करवाएं, नेट करवाएं, मुझे आप लोग करवाएं। क्रेडिटर भी है और डेटर भी है। मुझे बताओ कि क्रेडिटर को क्या करना है? क्रेडिटर एम को क्या करोगे आप? क्रेडिटर एम को क्या कर दो? डेबिट। कितने से? और क्रेडिट किसको कर दोगे? डेटर एम को। डेटर एम को क्या कर दोगे? क्रेडिट। अब ये एंट्री हमेशा यही रहनी है, ये एंट्री कभी भी बदलने वाली नहीं है। ठीक है, क्या मतलब? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऑफ सेटिंग में यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री में आपका क्रेडिटर क्रेडिट हो ही नहीं सकता, आपका डेटर डेबिट हो ही नहीं सकता। पहली बात, ये एंट्री हमेशा किससे होनी है? पहली बात हमेशा किससे होनी है? क्रेडिटर को लोअर, यानी कि सानू पता सी असल गल दा। ठीक है, चलो ऐसे ही मैं जोर लगा रहा हूँ, मतलब इंटर में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, एक तो ये एंट्री हमेशा होनी है क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट। समझ आती है? तैयार जाना है पहले, यह समझ आती है? ठीक है, ये समझ आ गई। अगली बात हमेशा किससे? लोअर से। उसकी वजह, थोड़ी देर के लिए आप 50 से एंट्री करें, करके देख लेना बेटा, करो क्रेडिटर डेबिट 50 से, बैलेंस आ कितना? उससे लेने दे 30, 50 से डेबिट कर दिया, तो अब उस पता नहीं क्या कर दिया आपने, जितना बैलेंस ही नहीं पड़ा जितना आपने डेबिट कर दिया है। तो खुद सोचो ना, दूसरी सिचुएशन में बाद में बनाता हूं। इसकी एंट्री किससे होगी? 30 से। इसकी एंट्री किससे होगी? एक और सिचुएशन बना लेते हैं। अब ये बात समझने के लिए एक और सिचुएशन बनाते हैं। एक हमारा डेटर है, डेटर के, 35 रुपये हमने उससे लेने हैं और एट द सेम टाइम हमने उसके देने जो पैसे हैं वो आ रहे हैं जी, अब इसको ज़्यादा कर दें, वो आ रहे हैं जी 55। अब हम कहते हैं जी इनको भी कॉन्ट्रा कैंसिल कर दें, इनको ऑफ सेटिंग कर लें। कराओ जी, अब दोनों को नेट करना है ना, दोनों ने कम होना है। तो हमेशा एंट्री में डेबिट क्या करेंगे हम? क्रेडिटर के को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे? डेटर के को। अब मुझे बताओ, क्या 35 से करेंगे या 55 से? और 55 से तो क्रेडिटर को डेबिट कर सकते हैं, क्या डेटर को क्रेडिट कर सकते हैं 55 से? बैलेंस ही कितना पड़ा है? 35 का। तो पहली बात, हमेशा ये एंट्री हुआ करेगी क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट करके। और दूसरी बात, दो में से हमेशा लोअर अमाउंट से हुआ करेगी। ये हमारी रिवीजन होगी जनाब कॉन्ट्रा एंट्री की। नेट हो गया ना बेटा, अब ये नेट ही तो हो रहा है। नेट करोगे तो क्या होगा? अब इधर देखो, पहले केस में क्रेडिटर खत्म, क्रेडिटर एम खत्म, और यहां पर नजर आने लग जाएगा डेटर एम 20। नेट ही तो हुआ है, ये और क्या हुआ है? चलो मैं बना देता हूं, ये मैं आपको बैलेंस शीट भी अब बना देता हूं। पता नहीं हूं ये पढ़िया नहीं है टिंटो च पुत्र, तुसी नहीं है इन्होंने? ओ माय गॉड, व्हाट यू हैव डन, done are done। चलो भाई एंट्रियां होने लगियां जे। हाँ जी मेरे बच्चों, देखो ये नेटिंग ही तो कर रहे हैं हम। इधर देखो, हम कह रहे हैं ये जो 50 का डेटर है और इधर 30 का क्रेडिटर है, इनको नेट करके ना शो कर दें, तो नेट ही तो हो रहा है। हमने क्या कहा? हमने कहा जी इस 30 को आप डेबिट करके ख़त्म कर दें और इस डेटर में से इसको क्रेडिट करें, और यहाँ पे अब क्या नज़र आने लग जाए, जो मिट नहीं रहा, मैंने मिटाया हुआ है 20 का डेटर। ये कॉन्ट्रा एंट्री तो हुई है, क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट, और ठीक है ना? तो लोअर अमाउंट से होगा और ये नेट ही हो रहा है। ओके, और जी सवाल में कोई सवाल?
वो कहता है कि बैलेंस ऑफ 750 इज टू बी सेट ऑफ, ये होना था 800 730 का बैलेंस है अगेंस्ट बैलेंस ऑफ 880, वो हमने करना है। ठीक है, सेल्स लेजर मैंने कहा था, ये सेल लेजर का लफ्ज किसके लिए यूज होता है? डेटर्स अकाउंट के लिए, और परचेज लेजर क्रेडिटर्स अकाउंट के लिए। ठीक है ना। अब हमें इससे क्या, हमें सिर्फ ये याद रखना है कॉन्ट्रा एंट्री हमेशा क्रेडिट डेबिट डेटर क्रेडिट होगी, और दो में से हमेशा लोअर अमाउंट से होगी। बैठे सोचते रहो सारा दिन सारी रात, पहुंचना इसी नतीजे पे है। तो एक जुमला लिख लो, ठीक है, एंट्री पहले कर ले। होना था क्रेडिटर डेबिट डेटर क्रेडिट, कितने से? 730 से। नहीं हुआ था तो यही एंट्री कर लीजिए। जी आप सवाल पूछिए, पूछो सवाल। वैसे क्लास तो बाद ही पूछ लो, मेरे ख्याल से तुसी तो मैं ही लगे हैं, बाकी सारे तो बोर ही हो रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं हाँ हैं क्लास के बाद क्या बेटा? 730 को डेबिट करना है, 730 को ही क्रेडिट करना है। क्रेडिट 730 का या डेटर 730 का, जो भी 730 था ना वो ख़त्म हो जाएगा, और जो ज़्यादा वाला था वो बच जाएगा। ठीक है, क्यों डिफरेंस लें? डिफरेंस नहीं लेना है, ऑफसेट करना है। 730 के बैलेंस को ऑफसेट करना है 880 के बैलेंस के अगेंस्ट। तो 730 का बैलेंस ख़त्म कर दे, बचेगा वो जो ये वाला है। मैं तो ये भी नहीं सोच रहा कि ये कौन सा वाला था और वो कौन सा वाला है, क्योंकि मैंने तो बता दिया आपको एंट्री सेम रहनी है और अमाउंट भी लोअर रहनी है। ठीक है, अब घर जाके सोचना, कल दोबारा सवाल कर लेना। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया था, 6 भी हो गया था, 7 हाँ जी हाँ जी, निशानियां लगी हुई हैं इधर सामने सारी। इसमें कोई मसला है तो बताएं। क्वेश्चन 2 कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया हुआ है ये? मेरे ख्याल में अब आखिरकार ना ये टॉपिक हो ही गया तैयार हमारा। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बैंक के 6 में, इसी का 6 तो क्वेश्चन बैंक ही हुआ ना। ये सिब्बी, ये आचो। क्वेश्चन नंबर 2 का 6। अरे ये भी कोई एडजस्टमेंट थी, मैं कहने ही लगा था ते नासी गया सवाल। ओके, मैं जिन्नी बारी ओके करदा नस जाता है। अब अग इंटरेस्ट ऑफ अ हाफ ईयर इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयर ऑन इंटरेस्ट लोन ऑन लोन अकाउंट हैज नॉट बीन पेड एंड नो प्रोविजन हैज बीन मेड। भाई इंटरेस्ट जो होता है ना वो पे करके रिकॉर्ड नहीं करते, वो जब एक्रू हो तो रिकॉर्ड करना होता है। पे नहीं हुआ तो इंटरेस्ट कब रिकॉर्ड करते हैं? जब आपने लोन इस्तेमाल कर लिया। लोन इस्तेमाल कर लिया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होगा, पे नहीं किया तो पेबल क्रेडिट, पे कर दिया तो कैश क्रेडिट। अब वो कह रहा है, ये भी मैंने कहा ना कि ये दोनों एग्जांपल्स पुराने सवाल हैं, ये मजबूत सवाल नहीं है। इससे ज़्यादा कंप्रीहेंसिवली सवाल लिखा हुआ आता है, परेशानी की जरूरत नहीं होती। खैर बहरहाल वो कहता है हाफ ईयर का इंटरेस्ट जो है हैज़ नॉट बीन पेड देयरफॉर नो प्रोविजन वाज मेड। ये तो कोई बात ना हुई। इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर ऑन लोन है, कह रहा है इंटरेस्ट है 6 महीने का, पे नहीं हुआ इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुआ। यार हाफ ईयर का लोन है तो पे नहीं हुआ तो पे करें, पे नहीं हुआ तो रिकॉर्ड तो करें। अब लोन ये 20,000 का लोन लाइबिलिटीज में नजर आ रहा है, इसके साथ लिखा हुआ है 12%। मैंने कहा था इसका मतलब ये होता है ये ऐसा लोन है जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट, तो प्रिंसिपल अमाउंट 20,000, इंटरेस्ट 12%, 6/12, आंसर इज 1200। ये 1200 की एंट्री होनी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, ये एंट्री होनी थी और ये एंट्री नहीं हुई, तो ये एंट्री कर लीजिए। ठीक है, ओके डन। हाँ जी, चलें आगे। 1 को रहने दो, अब कुछ तो छोड़ो भी सही बरकत के लिए। 8 गया, 7 गया, 6 गया, 5 पे हम अभी आ रहे हैं, 4 गया, इससे पीछे जाना नहीं है। इसमें कोई एक आधी एडजस्टमेंट पूछ लो बस, ज़्यादा नहीं, आज बस थक गए। चलो ये इसके बाद ना बस आज और कुछ नहीं करते, आज करेक्शन ऑफ एरर को कर लेने दो। ठीक है ना। तो एक मैं जल्मी वाला सवाल जो है टेस्ट में जो आया था वो चूंकि ज़रा डिफरेंट था, उसमें एक एडजस्टमेंट सिर्फ समझा दूंगा तो वो भी आपसे होने वाला हो जाएगा,
फिर वो उसका सोल्यूशन दे दूंगा आपको, ठीक है जी। हाँ वो तो रिसेंट टाइम का सवाल है, नहीं सर सब्ज वाला, हाँ वो तो पहले उससे पिछला टेस्ट तो डिस्कस कर लें। ये मैंने एक्स्ट्रा क्लास रखी इसलिए कि सारी पेंडेंसीज, वैसे यार मुझसे टाइम नहीं मैनेज हुआ कह सकते हैं आप, जो टेस्ट डिस्कस नहीं हुए। क्लास में करता हूँ ना, मेरी आदत है, ठीक है, लेकिन मैं तो समझ रहा हूँ अच्छा ही हो गया कि नहीं हुए थे, क्योंकि अब एक्स्ट्रा क्लास रखी है तो पिछले टॉपिक्स भी अब हैं जितने भी रहते थे, इसलिए कह रहा हूँ कि चलो रिवीजन हो जाएगी। वो भूल रहे थे टॉपिक्स, वो याद आ जाएंगे। वैसे ये नहीं कह रहा मैं देखा मैंने ये किया, मैं वो नहीं कह रहा, मुझसे मैनेज नहीं हुआ उस क्लासेस के दौरान। मैं क्लास, मेरी आदत है कि मैं टेस्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ, नहीं हुआ मैनेज तो अच्छी बात है, नहीं हुआ मुझे अब तो यूँ लग रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं ये टेस्ट सारे ओपन करूँगा और रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, और मैं आपको कहूँगा ज़रा टेस्ट देख के आना, कल इसकी डिस्कशन है, फिर हम उसको कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको जो भूला भी हुआ है, ये नहीं कि मैं अब टेस्ट 4 में फलां चीज़ रहती थी चलो आओ, आपको याद ही नहीं कि क्या किया था टेस्ट में, तो उसका हल ये है कि आप कोई नहीं, घर पे बैठ के एक दफ़ा सवाल को दोबारा ट्राई करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, रवां हो जाओगे, उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। जी देखते हैं, अब ये पहले से कैसे मैं बता लूँ यार, मुझे गैब का इल्म है, पता नहीं, मैं जो सोच के आता हूँ वो कभी हुआ ही नहीं। मैं पता नहीं क्या कुछ सपने सुहाने सजा के आता हूँ क्लास के अंदर, आज मैं ऐ कराना है वो, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करता हूँ, ठीक है, सोचा भी बिस्मिल्लाह पढ़, सोच बड़ी रखनी चाहिए। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 एक अच्छा अहम सवाल था, कंप्यूट करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। अप्रोच आपको बता दी थी, इसमें भी जर्नल एंट्रीज नहीं है, जो आसानी से इजीली हो सके डायरेक्ट उसको इजीली हिट कराओ, और जो ना हो उसके लिए ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्री कर लो और रेक्टिफाइंग एंट्री से हिट कराओ, ठीक है, हिट कराओ बस। ड्राफ्ट, वही वाली बात, ड्राफ्ट अनऑडिटेड, नॉट फाइनल, ओके अनफाइनल। ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट ऑफ TE फॉर द ईयर 17 शोज गप ऑफ 850 एंड नप ऑफ, ऐसे लिखते हैं GPNP 460। ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉलोइंग एरर्स वर, पता लगे एन इनवॉइस ऑफ 3700 वॉज डेबिटेड टू परचेज, बट अच्छा अब मेरा दिल है जहां मुमकिन हो मैं डायरेक्ट करूं, ठीक है ना, मैं एंट्री भी ना करूं, यानी कि अब आप इस लेवल पे आप आ जाना चाहिए ना, आप लोगों को आ जाना चाहिए या नहीं आ जाना चाहिए? क्यों बेशर्मो, क्यों क्यों बेशर्मो, क्यों? जो आसान एडजस्टमेंट है पेपर में टाइम नहीं बचाना, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए इधर मैं लिखूंगा अनएडजस्टेड गप और नप, लो जी, ये आप बेशक लिखते रहना, मैं चलो लिख ही दो फिर अब ये भी 850 460। 3 बजे तक तो मुझे इजाज़त है ना, तो ये सवाल करके जान तो चढ़ाइए। हाँ 50 मिनट पे क्या, 50 मिनट की क्लास करनी है, 50 तक नहीं 55 तक बनता है वैसे तो। क्या मैं आता, क्या मैं टाइम पे आया हूँ और तुम्हें मसला है तो तुम उठ जाओ, जाओ जब तुम्हारा टाइम पूरा हो जाए। जाने वाले को कभी कोई रोक सका है? ऐसे ही आने वाले को कभी कोई नहीं रोक सका। अच्छा जी 850 और 460, मैं आज तक जिंदगी में कभी लेट नहीं हुआ क्लास में, ये सही बात है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं लेट आया हूं। मैं जब भी आता हूं क्लास उसी वक्त शुरू होती है, मैं हमेशा टाइम पे आता हूं। आप लोग कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी देर से आते हैं। आप मेरे से पहले आ जाएं तो जल्दी आ जाते हैं, मेरे से बाद में आए तो लेट हैं। मैं तो हमेशा टाइम पे आता हूँ, मैं ऑलवेज ऑन टाइम, मैं कभी लेट नहीं हुआ। आज के बाद ये बात ना करना मेरी क्लास में बैठने की इजाज़त खो दोगे तुम, मैं कभी लेट नहीं हूँ, मेरा रिकॉर्ड है क्लास में। मैं जब आता हूँ क्लास तब शुरू होती है, उससे पहले कभी शुरू नहीं हुई आज तक। होता है ऐसे कभी, कभी ऐसा हो साबित कर दो पूरे सेशन में, हैं? तो लेट कौन होता है, कभी कभी जल्दी कौन आता है? मैं तो हमेशा, ये एक्स्ट्रा क्लास में फ़ायदा, ये बातें भी बंदा सिखा लेता है आपको। अच्छा जी, अच्छा अब मैं ये कह रहा था आपसे कि कोशिश करनी है, चलो असल में एक्स्ट्रा क्लास ना थोड़ा सा फिर गप भी लगानी पड़ती है, वरना तो पहले ये आसान करके बैठे हैं मेरे पे, पर्चा पास तुम लोगों का होना है,
मतलब मैंने पढ़ा दिया है टॉपिक, अब मेरी बला से जाओ, कहीं ना जाओ, इधर ही रहो। तो लेकिन फिर भी एहसान करके आते हैं मेरे पे, तो कोशिश करनी है डायरेक्ट सोचें। इनवॉइस ऑफ 3700 वॉज डेबिटेड टू परचेज। अच्छा, चीजें परचेजेस में डेबिट हो गई हैं, बट गुड्स वर रिसीव्ड आफ्टर ईयर एंड, लेकिन चीजें रिसीव नहीं हुई, एंड वर नॉट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। ज़ाहिर है चीजें पहुंची नहीं है तो फिजिकल काउंट। अच्छा, इसमें मुझे लगता है पीरियोडिक सिस्टम यूज कर रहे होंगे, पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड यूज कर रहे हैं, तभी तो गिनती करके ही पता लगता है उनको। और स्टॉक नहीं आया तो फिजिकल, ये तो शुक्र है फिजिकल में नहीं शामिल हुआ। क्यों भला, क्यों भला, क्यों भला, क्यों क्यों? हमारे साल में रिसीव नहीं हुआ तो हमारा स्टॉक नहीं है। अगर गिनती कर लेते किसी तरह से गलती से तो वो गलत था, यानी स्टॉक में कोई गलती नहीं है। अच्छा, बातों बातों मैंने बता तो दिया आपको कि ये रिसीव्ड हुई हैं आफ्टर ईयर एंड, तो मतलब हमारी परचेज नहीं है कि नहीं है? हमारी परचेज नहीं है तो रिकॉर्ड होना सही या गलत? एन इनवॉइस वाज डेबिटेड टू परचेज, गलती से ये परचेज में डेबिट हो गई है, ये होनी नहीं चाहिए थी। तो अच्छा चलो, दिमाग में पूरी एंट्री भी करनी है तो कर लो, होना चाहिए, एंट्री नहीं होनी चाहिए थी कोई भी, ओरिजिनल एंट्री करूं, एंट्री कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। रॉन्ग में क्या हो गया? परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। अब रेक्टिफाइंग में क्या करो, इसको रिवर्स, क्या करो, रिवर्स, क्रेडिट डेबिट परचेज रिटर्न। तो क्यों मैं लिखूं ये एंट्री? ये तो इतनी सी बात सुनकर, समझकर, पढ़कर मुझे समझ लग गई परचेजेस गलत रिकॉर्ड हुई हैं, सही करने के लिए उन्हें काम करना है, और जीपी पे उसका असर आएगा क्योंकि ये जीपी के ऊपर के इलाके का बासी है परचेजेस, ठीक है? तो परचेजेस को सही करने के लिए बढ़ाना है या काम करना है? काम करना है। परचेज एंड एक्सपेंस, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट। लो, मैं ये चाह रहा हूं कि जहां मुमकिन हो हम डायरेक्ट सोचें। टाइम ज़ाया होता है ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग में, लेकिन अगर जरा सा भी शक हो कि मुझे गलती मुझसे हो सकती है तो कोई मसला नहीं है। अब कीड़े मार के ओरिजिनल रॉन्ग लिख लो, पर लिख लो, पर्चे में वर्किंग होती है ना, तो आपने ऐसे ओरिजिनल की हेडिंग तो दी हुई है ना, वहां पे सिर्फ यूं लिख लो, कुछ नहीं होना था, और ऐसे हो गया तो रेक्टिफाइंग। अब इसको देख के उल्टा दो, आपको समझ आ रहा हो सिर्फ क्या लिखा हुआ, चलेगा, पर कर लेना अगर लगे कि मुझसे गलती हो सकती है। जी, ऐड करो भाई यार, घर वाले बड़ी मुश्किल से ना तैयार श्यार करके आपको भेजते हैं ताकि ये पता ना चले कि कहाँ से आते हैं, ठीक है? अच्छा, परचेजेस को यार ये नहीं, एडजस्टमेंट लिखो, छोड़ो, एडजस्टमेंट लिखो। हाँ भाई, परचेज को कम करने से प्रॉफिट कितने से? 3.7 ही लिखना है ना, 1000 में ये ऊपर 1000 है ना। अच्छा, अब इसका असर नेट प्रॉफिट पे भी जाना है, लेकिन आपको पता है हमारी ये आदत नहीं है, हम परेशान हो जाते हैं। हम जीपी से ऊपर वालों को अलग रखते हैं, नेट प्रॉफिट वालों को, जीपी से नीचे वालों को नेट प्रॉफिट पे सिर्फ रखते हैं, और एंड पे जीपी को एक ही बार। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जल्दी जल्दी देखें, जल्दी जल्दी, अब सिर्फ यही सवाल करना है आज, जल्दी 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 जल्दी। और अगर 2 मिनट बच गए तो टाइम वो क्या, वैसे उसमें चला गया ना अगर, तो आप खुद कहेंगे नहीं करवा ही दें, इतना अच्छा सवाल है। अच्छा, वर नॉट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब इन्वेंट्री में शामिल होना भी नहीं चाहिए था। शुक्र है नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, चलो जान छूटी, सही है। अगर होता तो निकालते। कॉस्ट ऑफ सेल का नाम नहीं लेते हम, क्लोजिंग स्टॉक की गलती को हम ऐसे सोचते हैं। तो अगर स्टॉक में पड़ा होता, वैसे हो नहीं सकता, आया नहीं ना फिजिकल काउंट में। चलो मिसाल के तौर पर तुमने जो है वो दूरबीन लगा के देख लिया था, तुमने कहा आ गया मेरा स्टॉक, गलती से गिन गए तो स्टॉक गलत है। स्टॉक को सही करने के लिए क्रेडिट करते, और दूसरा इम्पैक्ट, तो दूसरी बात हम पहले कभी नहीं सोचते, हम तो स्टॉक सोचते हैं। नेक्स्ट, अब टॉपिक तैयार हो गया। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड कैसे कहते हैं जी, और ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड? ये है जनाब, इनवर्ड चीज़ें आई तो कैरेज। अच्छा, इसको कैरेज इन को चलो लिख लो, कैरेज इन ही लिखो, कैरेज इन ही लिखो, फिर बाद में लिख लेते हैं कि इसको किसका पार्ट बनाना है, ठीक है? कैरेज इन को हम परचेज का पार्ट बनाते हैं, तो बोलो। और ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड यानी कैरेज आउट को सेल का पार्ट नहीं बनाते, इसको सेलिंग एक्सपेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेलिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कह लो, चलो सेलिंग से अगर आप परेशान हो रहे हो
ये लो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को इकट्ठा नाम दें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहा जाता है जी। डिलीवरी टाइप और क्या, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड और क्या है, परचेज रिटर्न के और भाई परचेज रिटर्न में वो कभी कभी होती है और उसकी ऐसी को बात हुई तो अलग बताता। बस कैरेज किस पे पड़ता है, परचेजेस पर, तो ये परचेज की कॉस्ट का पार्ट बनता है। और जो कैरेज आउटवर्ड होता है, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड कहते हैं, ये हम डिलीवर करने के लिए अपने कस्टमर की तरफ गुड्स को ये इनकर करते हैं, ठीक है। तो इसको हमेशा आपने जीपी के बाद सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर डालना होता है। ये जीपी के ऊपर परचेजेस के अंदर ऐड होना है, यानी समझ लो परचेज है 100 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये किराया पड़ा तो हम कहते हैं 110 में पड़ी, तो 10 रुपये समझो परचेज है, तो इसको परचेज का पार्ट बनाना है। इससे परचेज बढ़ती है और इससे सेलिंग एक्सपेंस बढ़ता है। परचेज जीपी से ऊपर है, सेलिंग एक्सपेंस जीपी से नीचे है, ठीक है। अब पता नहीं गलती क्या है, लेकिन जी बेटा जो भी है जीपी से नीचे है। किसको, इसको नहीं 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 नहीं, इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट वगैरह वगैरह, किराया जो है ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, ये हमारे तक इन्वेंट्री या एसेट को लाने के जितने खर्चे हैं वो उसकी कॉस्ट में ऐड होते हैं। तो कैरेज इनवर्ड को हमेशा इन्वेंट्री में ऐड करना है, अदर एक्सपेंस नहीं कह देना, ये तो गलती है, ठीक है। जैसे आगे 16 में मैंने आपको पढ़ाया, आपको इन्वेंट्री के अंदर पीआरसी में उस्तादों ने पढ़ाया होगा, इन्वेंट्री की इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट होती है और उसकी भी इनिशियल कॉस्ट जो है उसके अंदर सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती हैं। परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस प्लस ऑल अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो कि जरूरी हैं इन्वेंट्री को हमारे तक लाने के लिए, उसमें किराया भी है। आपने कैसे कह दिया, खबरदार। हाँ जी, पर समझ लो परचेजेस का पार्ट बननी थी एक चीज 2000, वो गलती से क्या कर दिया हमने। अब भाई जबानी कलामी चलाओ, ठीक है। एक चीज परचेज में होनी थी, यानी उसने परचेज को बढ़ाना था, तो परचेज के बढ़ने से जीपी ने कम होना था। अब वो चीज परचेज में ऐड ना हुई, जब ऐड ना हुई तो परचेज ने वो जीपी कम नहीं हुआ। अब इस गलती को सही कर ले, बाकी बाद में देखते हैं। कहोगे तो एंट्री कर दूंगा, लेकिन जरूरत नहीं है। नहीं कर दें, तुम करके लाना चाहिए, किसने बोला कर दें, हैं? पीछे मत देखो, तुम कल इसकी सारी एंट्रीज करके लाना, फिर मैं तुम्हें इंशाल्लाह हर एंट्री समझाऊंगा, ठीक है। वैसे सोल्यूशन के अंदर मुझे लगता है मैंने एंट्रीज की हुई थी, नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम करके लाना एंट्रीज, ठीक है। मैं तुम्हें सारी एंट्रीज करके दिखाऊंगा, लेकिन कल तुम खड़े रहोगे क्लास में अगर इसकी सारी एंट्रीज ना होगी तो। जी चुप, परचेज रिकॉर्ड करना था 2000 से, समझ लें परचेज को रिकॉर्ड करना था, नहीं किया तो करें। परचेज बढ़ेगी तो जीपी कम होगा, तो लेस कर दीजिए। एडजस्टमेंट नंबर 2 कितने से, 2 से। अच्छा जी, अब देखें भाई का दिल कर रहा है, अब मैं क्या करूं, अब इसका एंट्री कर दूं, इसको ओरिजिनल फिर मिटा दूंगा, करके लाना लेकिन कल तुम। ओरिजिनल परचेज, ये कैरेज इनवर्ड परचेज का पार्ट बनता है ना, मैं परचेजेस लिख लूँ, चलो यूँ लिख देता हूँ, कैरेज इन यानी परचेज डेबिट होना था, कैश अज्यूम करो क्रेडिट होगा 2 से, लेकिन गलती से क्या कर गए, उसको ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड अज्यूम कर लिया, ठीक है, यानी कि उसको कैरेज आउट ले लिया, तो सेलिंग एक्सपेंस बना गए, ठीक है जी। कैश तो चुप है, वो तो क्रेडिट ही अज्यूम करेंगे। अब रेक्टिफाइंग एंट्री जो बनती है ना बेटा, ज्यादती होती है, ऐसे सिर्फ कह देना हाँ करवा दें, अगर मसला नहीं हो तो वैसे समझ लो, ठीक है। तो परचेजेस को डेबिट नहीं किया आपने, कर लीजिए, यानी कैरेज इनवर्ड को, ठीक है ना। और सेलिंग एक्सपेंस गलत डेबिट हो गया, इसको सही करने के लिए क्रेडिट कर लो कैरेज आउट को। अब इसका ट्रीटमेंट मैं बता रहा था, परचेज को रेक्टिफाइंग एंट्री में हमने बढ़ाया है, परचेज के बढ़ने से प्रॉफिट जीपी कम हुआ है, ठीक है। और मैं कल ना घर से इसकी सारी एंट्रीज कर लाऊंगा आपके लिए, ये मैं आपको, चलें ये कर लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग भी घर से कोशिश कीजिएगा कि जिसको मसला हो किसी एडजस्टमेंट में वो एंट्री करे, मैं इसकी सारी कर लाऊंगा एंट्रीज, लेकिन जो डायरेक्ट चल सकता है वो तो डायरेक्ट चलाओ। अब ये डायरेक्ट चलता था,
ठीक है, कि जीपी कम हो रहा है क्योंकि परचेज बढ़ा रहे हैं। एक चीज गलती से परचेज में ऐड नहीं की थी, करनी थी, कर ले। दूसरी तरफ एक एक्सपेंस गलती से रिकॉर्ड कर लिया था हमने जीपी के बाद वाली किसी फिगर में, अब उसको करेंगे रिवर्स। जब उसको रिवर्स करेंगे तो एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा। अब ये मैंने जीपी का असर अभी नहीं डाला इसके ऊपर, ये अलग अलग असरात हैं। अभी अगर वो वाली बात करूं ना तो वो तो यूं बनती है और वो आई के वाला ट्रीटमेंट बनता है, यहां पर कुछ लिखेगा ही नहीं। पर मैंने ये तरीका आपको लगवाया ही नहीं हुआ। ये क्या है, परचेज के बढ़ने से जीपी कम हुआ, जीपी कम होने से नेट प्रॉफिट भी कम हुआ, और एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस गलत रिकॉर्ड हुआ था उसको रिवर्स किया। एक्सपेंस को सॉरी ये परचेज बढ़ाई थी, परचेज के बढ़ने से जीपी कम हुआ, इसकी वजह से नेट प्रॉफिट भी कम हुआ। दूसरी तरफ एक एक्सपेंस गलत रिकॉर्ड हो गया, उसको रिवर्स किया, जब रिवर्स किया तो नेट प्रॉफिट को उसने बढ़ाया। अब इसका असर वापस नहीं जाना। ये आई कैप इस तरह से करता है ट्रीटमेंट, यानी करता क्या है, ये गायब ही कर देता है। अब बच्चा बैठा मुंह उठा के, समझ ही नहीं आ रही, बात समझ आ रही है? तो मैंने इसीलिए आपको ये तरतीब ही नहीं लगाई। मैंने आपको क्या कहा है, अलग अलग सोचो इनको। पहले सोचो, देखो परचेज जीपी से ऊपर, डेबिट मतलब बढ़ाओ, इसके बढ़ने से जीपी होगा कम, डन। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, जीपी, ये जीपी के बाद है, जीपी के बाद वाली चीज है। इसमें एक एक्सपेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट मतलब कम, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट जाएगा बढ़, लेकिन कौन सा, नेट प्रॉफिट +2। अलग अलग सोचना है, ठीक है। हालांकि इसका असर आगे आता है, पर छोड़ो, एक ही बार करते हैं हम ये काम। नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है इसलिए करवा रहा हूं। सब टोटल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक शीट हैड बीन कैरिड फॉरवर्ड एज 21 इंस्टेड ऑफ 21 की दो बाजी की है, ये थोड़ा सा है, यूं बोलेंगे ना, जितना फर्क है सिर्फ मैं वो बोलूंगा, आसानी रहती है जरा, ठीक है। वॉज कैरिड फॉरवर्ड एज 800 इंस्टेड ऑफ 300, वो जो भी है फिगर वो बाद में देख लेंगे। कहता है गलती किसकी है, क्लोजिंग स्टॉक की गलती है। क्लोजिंग स्टॉक में गलती क्या है, एक फिगर 800 चली गई, इंस्टेड ऑफ 300 का मतलब है असल में होनी चाहिए थी 300, हो गई 800, तो गलती से ज्यादा, गलती से ज्यादा। अब सही करने के लिए क्या करोगे, कम। तो क्लोजिंग स्टॉक की गलती को कम करना है तो क्लोजिंग स्टॉक करोगे कम, मतलब क्रेडिट। दूसरा इंपैक्ट, कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो जीपी बढ़ेगा, तो जीपी बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा या कम होगा। कॉस्ट ऑफ सेल के बढ़ने से जीपी क्या हो जाता है, कम। फिगर अब आंसर निकाल लें, उसमें एडजस्टमेंट नंबर बताएं, मैं एंट्रीज भी कर देता हूं अगर आप कहेंगे। थर्ड है, इधर देखें जी, 21,830 एक फिगर थी और दूसरी 21,380 थी। क्या आ गया आंसर, 0.4। अब देखते हैं क्या करना है। क्लोजिंग स्टॉक गलती से ज्यादा हुआ पड़ा था, उसको सही करने के लिए कम किया। क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो स्टॉक क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। अब कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट मतलब बढ़, एक्सपेंस बढ़ तो प्रॉफिट कम, माइनस करो। ये मैं कह रहा हूं कोशिश करो कि डायरेक्ट हो जाए। मैं एंट्रीज कल कर लाऊंगा, मैं इसकी एंट्री भी करूँ। इसमें हम ओरिजिनल रॉन्ग नहीं करते थे, डायरेक्ट रेक्टिफाइंग करते थे और यही करते थे, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बैलेंस शीट आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या हिट कर रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल, वो डेबिट हो रहा है, बढ़ रहा है तो जीपी कम हो रहा है। अब इसका असर आगे जाता है, लेकिन हम साथ साथ नहीं करते ये काम। में आए प्रोसीड। नेक्स्ट अ रिसीट ऑफ 21,850 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स। मेरा दिल है कि मैं एंट्रीज ना करूं और कोई वजह नहीं, वरना जितनी देर में समझाने में लगा रहा हूं मैं एंट्रीज कर लूं। पर मैं ये चाहता हूं जहां बिल्कुल मजबूर हो जाएं आप, ना समझ आया आपको, कुछ 2-3 कैलकुलेशंस बीच में इन्वॉल्व होकर फिगर निकल, फिर मजबूरन एक एंट्री कर लो। अब सीधी एडजस्टमेंट, अब स्टॉक की एडजस्टमेंट सीधी समझ आती है। पहली वाली सीधी समझ आ रही थी, सीधी वाली को सीधा लिखो, खाम-खा पे पकड़ो, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग, खाम-खा। ठीक है, लेकिन मैं करके लाऊंगा आपके, ठीक है। पर सबकी चेक भी करूंगा और आप तो खड़े होंगे, तो सबकी वजह से आपके से तो सब फंसे। कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, परसों नहीं कभी तो आएगा। ऑनलाइन भी शिफ्ट नहीं होने दूंगा मैं, इसका CRN नोट कर लूंगा। ओके, करके आएगा ये इंशाल्लाह। रिसीट ऑफ 21 वॉज क्रेडिटेड टू सेल। पहली बात है रिसीट है, ये तो डेटर से पैसे आते हैं, इसकी एंट्री होती है कैश या बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट, ये सेल को क्रेडिट नहीं होती। पता नहीं उन्हें की था, आगे देखो।
आगे पूरी कहानी है, मैं तो अभी इतना पढ़ के बताया आपको, आगे पूरी कहानी है। कहता है द अमाउंट वॉज रिसीव फ्रॉम अ डेटर एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ, अच्छा 23,000 आने थे, आए 21,000। हमने कहा भाई 21,000, उसने कहा ए हो ही जे, हमने कहा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तो ये क्या है, डिस्काउंट क्या है। अब मैंने कहा था जब भी कभी डिस्काउंट आए, लो इत्तेफाक के सामने ही लिखा हुआ है पर परसेंटेज नहीं है, हमें फिगर्स, तो ये जब जब डिस्काउंट आएगा ये रूल अपना लगाना है, ये तीनों चीजें निकाल लो फिर एंट्री करो। क्या, ये इधर ले आओ जरा, अब जहां जगह मिले। ग्रॉस रिसीवेबल कितना था, 23,000 है, 23 कर लो ना, 23। और नेट कितना रिसीव हुआ है, वो कह रहा है जी नेट रिसीव हुआ है 21,8 ना करो 8,5, अच्छा 21,000 रहने दो, लग गई समझ। अब कितना डिस्काउंट 800, कितना डिस्काउंट दे दिया आपने, 30 वाला कौन था, 30 वाला कौन था, केड़ा सी, बस सही करके लिख ही लेंगे, फिर तंग हो रहा था जी। लेस डिस्काउंट वो वाली फिगर देख रहे थे, और नेट रिसीव। अब नेट रिसीव कितना हुआ है जी, जरा ध्यान से देख के बताना मेरे भाई आप दोबारा, 21,800, तो डिस्काउंट कितना दे दिया आपने। अब एंट्री पास करो इस वर्किंग को करने के बाद ओरिजिनल वाली, ठीक है, ये भी डायरेक्ट हो सकता था लेकिन चलो ये जरा टेक्निकल है इसलिए कर रहा हूँ एंट्री जी। ओरिजिनल एंट्री, कैश डेबिट, कैश या बैंक जो भी है, 21,800 ये होना चाहिए था, और डेटर को क्रेडिट करना था आपने, क्यों 23,000 से, क्योंकि उसने कहा है ये मेरी तरफ से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, मेरे तरफ से और कुछ भी एक्सपेक्ट ना कीजिए, और कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है, ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है। ओके, तो बाकी क्या था, इसको हम आजकल कहाँ करते हैं डेबिट, सेल्स में, ये डिस्काउंट है, ठीक है ना, कितना 1150, ये होना चाहिए था, ठीक है। अब ये तो होना चाहिए था ना, उन्होंने की किया है, ये पहली लाइन में गलती बताई तो हुई थी, रिसीट ऑफ इतने वॉज क्रेडिट टू कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट रिसीट, ठीक है। अच्छा, अब इसका तो मसला ही कोई नहीं है, ये टेक्निक थोड़ा सा टफ हुआ है तो मैंने इसलिए लिख लिया ओरिजिनल रॉन्ग। मसला कहाँ पे है, सेल्स को डेबिट करना था 1150 से, उल्टा 21,850 से क्रेडिट कर दिया, ठीक है। चलो रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर, क्या 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 बताया, क्या बोला बेटा, ओके छुट्टी, बस इसी एडजस्टमेंट पे रेक्टिफाइंग लिख लूँ या यहीं पे छोड़ दूँ, रेक्टिफाइंग लिख लूँ, चलो जी। कैश डेबिट होना था, नहीं हो गया, कुछ ना करें। सेल्स डेबिट होना था, बल्कि 1150 से डेबिट होना था, 21,850 से क्रेडिट हो गया, होना था, ठीक है। अब ये जरा दोनों, नहीं ये रॉन्ग है, सॉरी, होना था 1100 से डेबिट क्या हुआ उल्टा, इसका मतलब कैलकुलेटर पे लिखो 1150 से डेबिट होना था, नहीं हुआ, एक तो ये करना पड़ेगा हमें डेबिट, एक तो हमें करना पड़ेगा 1150 से डेबिट, दूसरा रॉन्ग एंट्री में गलती से 21,850 से क्रेडिट हो गया, इसको भी सही करना पड़ेगा, पूरा आ गया है वापस। ये किधर डेबिट करना है आपने, सेल्स में, कितना 23, अब 23 लिख लूं, हमारे सवाल में 23 था, ठीक है। और डेटर जो क्रेडिट हुआ पड़ा है, होना चाहिए था, नहीं हुआ पड़ा, इसको, अब आपके लिए तो रेलेवेंट सिर्फ ये था, ठीक है। 23 से सेल्स को डेबिट, इनकम को डेबिट करोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेस भान इतने रौला पै गया, तुम इतने पे हो, चलो निकलो इतों, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ, चलो निकलो इतों, निकलो, हाँ जी, लेस करो, एडजस्टमेंट नंबर 4 है, कितना 20, ठीक है। अब इसका असर आगे भी जाना है, ठीक है। चलो जी, अब ये हो गई एडजस्टमेंट्स, बाकी रह गई हैं ये एडजस्टमेंट, जिंदगी रही तो ये आप फिर कभी, अल्लाह हाफिज।